वे वो धर्म को भी इतना नहीं मानते हैं और वहाँ की सरकारें उन बच्चों को बहुत ज़्यादा सुविधाएं देती हैं। क्लासिफिकेशन है अमेरिका में जिस तरह से उन्होंने बांटा हुआ है, जनरेशन एक्स हो गई, वाई, जेड। सोशल मीडिया का उन पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो पढ़ा रहा है एक स्टैंडर्ड स्कूल में, और मान लीजिए कोई बड़े शहरों में बड़े स्कूल में पढ़ रहे हैं, उन टीचर्स का पढ़ाने का तरीका, उनका कहना ये है कि सरकार को तो सिर्फ वो चीज़ें देखनी है जिसकी वजह से उसको वोट मिलती है। दोस्तों, बुनियादी बातों के इस मंच पर आपका स्वागत है। बुनियादी बातों में बातें वो होंगी जिसका सरोकार आपकी आम जिंदगी से है, जिसका सरोकार आपके परिवार से है, और जो बातें आपके संबंधों को सीधा प्रभावित करती हैं, जिसका संबंध आपके पड़ोसियों से है और जिसका संबंध आपके हर जानकार से है। और इसमें मेरा साथ देने के लिए है मेरा बेटा संयम देसवाल। और इसमें ये भी हम बातें करेंगे कि आज की जनरेशन के बच्चे माँ बाप के साथ कितना साथ बैठते हैं। तो संयम जी बोलिए। रंगमंच पर आपका स्वागत है। तो बेटा, आज की जो जनरेशन है वो समाज के बारे में, देश के बारे में, धर्म के बारे में और माँ बाप के बारे में क्या सोचती? अलग अलग वेरिएशन है। जनरेशन जो हम कहते हैं, जैसे जेन जी हो गया, जेन एक्स हो गया, अल्फा, जो भी होती हैं, ये सारी अमेरिका की क्लासिफिकेशन है। अमेरिका में जिस तरह से उन्होंने बांटा हुआ है, जनरेशन एक्स हो गई, वाई, जेड, अल्फा, बीटा। अब तो मेरे बाद भी 2 जनरेशन आ चुकी हैं। मैं 2007 में पैदा हुआ था। तो जैसे जो मेरी जनरेशन है वो इंटरनेट के टाइम में पैदा हुई, तो इनका जो एक्सपीरियंस है अलग अलग चीज को लेके, 0 से लेके 50 तक बहुत वास्ट है। तो ये बहुत सारी चीजों के बारे में बहुत अलग अलग तरीके से सोचते हैं। लेकिन इंडिया में इंटरनेट का एक्सेस 2016-17 के बाद आया, तो उस जेनजी को, इंडिया के जेनजी को 100% कंपेयर करना टू अमेरिका जेनजी, वो तो पॉसिबल नहीं है। पर एक शहरों के हिसाब से बताया जा सकता है कि किस तरह से सोचते हैं। ये जनरेशन थोड़ी सी ज्यादा इंडिविजुअलिज्म में मानने वाली है। मतलब इंडिविजुअलिज्म, जैसे इंडिया एक सोसाइटी में एक परिवार है, परिवार के अंदर अलग अलग सोसाइटल नॉर्म्स हैं, उसका वो है, ये उसमें नहीं मानते, मैं भी नहीं मानता। तो ये जनरेशन क्योंकि इंटरनेट के टाइम पैदा हुई, तो इसका जो कनेक्शन है इंडिया में बैठे बैठे, मान लो अभी हम रोहतक में बैठे हैं, तो मेरा कनेक्शन अमेरिका में क्या हो रहा है वहाँ पे भी है, यूके में क्या हो रहा है वहाँ पे भी है। तो जो दिमाग का विकास हुआ है, क्योंकि बाहर निकलना भी कम कर दिया है, तो वो अमेरिका में बैठे बैठे विकास हो रहा है, एक कमरे के अंदर बैठे हुए। तो उनकी सोच उसी तरीके से हो रही है कि जिस तरह से वहाँ पे। देखो, अमेरिका के बच्चे और भारत के बच्चे बड़ा फर्क है। जैसे अमेरिका के बच्चे जो वेस्टर्न कल्चर है, वे वो धर्म को भी इतना नहीं मानते हैं और वहाँ की सरकारें उन बच्चों को बहुत ज़्यादा सुविधाएं देती हैं। और भारत के बच्चे धर्म के बारे में क्या सोचते हैं, खासकर आपकी एज के जो बच्चे हैं? इसमें भी बहुत वेरिएशन है। जैसे 2014 के बाद एक वेव उठी है कि सडनली सारे धार्मिक बन गए हैं अचानक से। है कोई नहीं, बस वो एक सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए सब हैं। अपना पर्सनली बताऊं तो मैं इतना धार्मिक नहीं हूं। अच्छा, दूसरी चीजें हैं, जैसे सोशल मीडिया का जो आम बच्चे हैं, खासकर भारतीय बच्चे हैं, सोशल मीडिया का उन पर क्या प्रभाव पड़ता है? सोशल मीडिया, क्योंकि ये पैदा ही सोशल मीडिया के साथ हुए, तो जो क्या प्रभाव उन पे पड़ेगा इसकी तो स्टडी अभी होगी। 10-20 साल बाद पता चलेगा कि क्या प्रभाव पड़ा। पर अर्ली कुछ प्रभाव इस तरह है कि पहले जब आप थे, आपके समय में, तो आपका कंपटीशन होता था 2-4 से आपके आसपास के लोग हैं। तो क्या होता था, मान लीजिए अगर गरीबी है तो बस एक गरीबी निकल जाए, खाने का जुगाड़ हो जाए आसपास के वाले से, तो हो जाता था। अब क्योंकि सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया पे अपना कोई बुरा तो दिखाता नहीं, सब अपना बढ़िया ही दिखाते हैं। तो इस कारण से एक कांस्टेंट प्रेशर है सब पे कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे वो करना है। ऐसा लगता है दुनिया में सारे खुश हैं, मैं ही अकेला हूँ। इससे डिप्रेशन भी हो सकता है, एंजाइटी भी हो सकती है, फोमो हो सकता है। फोमो होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि कुछ ऐसा बहुत बढ़िया हो रहा है दुनिया में जो मुझे नहीं मिल रहा पर दुनिया को मिल रहा है।
नहीं, एक नई चीज़ आई है कि जब हमारे टाइम में बच्चे थे तो छुट्टियां होती थी तो हम मामा के घर जाते थे, बुआ के घर जाते थे, या जो चाचा ताऊ चाची ताई होती थी उनके घर पे जाते थे। आज ऐसा नहीं है, वो बच्चे सारा दिन घर पे रहते हैं, या तो वो बच्चे मोबाइल पर या लैपटॉप पर या टीवी पर कुछ देखते रहते हैं, तो वो परिवार से जो हैं वो हटते जा रहे हैं। तो उसका आम बच्चों पर, आपकी एज के बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसमें प्रॉब्लम पता है क्या है? हम कहते हैं कि बच्चे लैपटॉप देखते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, एक्चुअली मम्मी पापा ही टाइम नहीं देते। उसे कुछ तो करने को चाहिए। अब जैसे मेरा टाइम में शायद थोड़ा अलग होगा, अब तो मैं देखता हूँ, जैसे मैं जब पढ़ने जाता था उनके कई भाई बहन होते थे नर्सरी फर्स्ट क्लास में, वो ट्यूशन जा रहे हैं। नर्सरी फर्स्ट क्लास में क्या ट्यूशन में सिखा रहा है उनको, कोई ये बता सकता हो? तो इसका मतलब ये है कि माँ बाप बस भेजना चाहते हैं घर से बाहर। तो जब माँ बाप ही घर से भेजना चाहते हैं बाहर, तो वो क्यों माँ बाप के साथ बैठेगा? तो आज की जो भारतीय जो एजुकेशन पॉलिसी है वो बच्चे के जीवन पर कितना प्रभाव डाल रही है? जैसे एजुकेशन में आपने बात की है कि नर्सरी केजी से बच्चे का ट्यूशन शुरू हो जाता है, तो एक हमारे टाइम पे था, क्या था कि स्कूल में वो होती थी गाइड, एमबीडी वगैरह की, दीपक वगैरह की, या खुलासे होते थे, तो टीचर्स वो भी नहीं लेने देते थे। यानी कि बच्चे को इस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी कि वो आप किताब से खुद पढ़े, जबकि आज ये सारी चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। तो इसका आम जीवन पर, आम बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? क्रिएटिविटी खत्म हो रही है लोगों में। जैसे अगर मान लीजिए, अगर आप बाहर खेलने जाएंगे, आप कहीं पे बैठ गए, पहले जैसे क्ले होती है, क्ले से कुछ बना लिया, इधर उधर कुछ कर लिया, अलग अलग एक्टिविटीज में पार्ट लेना, उससे ओवरऑल डेवलपमेंट होती है, वो डेवलपमेंट कम हो रही है। तो आम जो बच्चा है वो भारतीय शिक्षा प्रणाली को कैसा मानता है? अच्छा, मध्यम, या बिल्कुल बढ़िया नहीं मानता? अगर देखा जाए एक स्पेक्ट्रम में 9 से 10 में जिस तरह की कंडीशंस इंडिया की हैं, जैसे 1947 में जो गरीबी से निकले, फिर धीरे धीरे विकास हुआ, उस हिसाब से तो एजुकेशन पॉलिसी अगर हायर एजुकेशन में चला जाए, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, तो बहुत अच्छी है। आपके पास अच्छे अच्छे कॉलेजेस भी हैं, पर जो ग्रास रूट लेवल पे होते हैं, स्कूल्स होते हैं, स्कूल्स आज़ादी के टाइम से और अभी तक अच्छे नहीं बने। और उन स्कूल्स में क्योंकि इतना गैप है स्टडी के बीच में, तो एक एलिट क्लास बन के बैठी हुई है पूरे देश में, उन्हीं का चलता है। बिकॉज एक स्कूल के अंदर जो पढ़ा रहा है एक स्टैंडर्ड स्कूल में, और मान लीजिए जो कोई बड़े शहरों में बड़े स्कूल में पढ़ रहे हैं, उन टीचर्स का पढ़ाने का तरीका, उन टीचर्स का लेवल ही अलग है, तो बच्चे का ऑटोमेटिकली जो एक आईक्यू होता है, आईक्यू वैसे तो होता है कि बायोलॉजिकली डिटरमिन होता है। मान लीजिए दुनिया का एवरेज 100 है, तो ये बायोलॉजिकली है, पर इसमें कुछ पार्ट आपकी जो बचपन से लेके आपकी परवरिश हुई है उसका भी बहुत होता है। तो जैसे मान लीजिए जो अच्छे जगह पढ़ेगा तो उसका आईक्यू मल्टीप्लाई ज्यादा होगा, और जो अच्छी जगह नहीं पढ़ पाएगा, एक अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाएगा, उसका आईक्यू उतना मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा। तो एक जब वो 12th से निकलेंगे या फिर कॉलेज के टाइम पे जाएंगे, तो वो अपने बीच में बहुत गैप देखेंगे। वो गैप अचानक नहीं बना है, वो गैप बहुत सालों में बना है, और उसमें किसी की कोई गलती नहीं। अब जैसे हम देश की आज़ादी से पहले निकले, बाबा साहब अम्बेडकर इतनी कठिनाइयों के साथ इतनी ज़्यादा शिक्षा प्राप्त कर गए, तो ये कहना तो गलत है कि सुविधाएं आपको पढ़ाती हैं। वन ऑफ रेयर है। नहीं, पहले आम घरों के बच्चे बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे, बिल्कुल गरीब घर का बच्चा डीसी लग गया है। वन ऑफ रेयर है। मैं कहता हूँ बायोलॉजी 90% बायोलॉजी का काम है, 10% बायोलॉजी का आप इसको कैसे मानेंगे जब जिसके पिता जो है रिक्शा चला रहे हैं और उसका बच्चा डीसी लग गया? इसका कोई आइंस्टाइन के बेटे का नाम बताइए। हाँ, आइंस्टाइन ने भी बहुत सारी चीजों के विषय में कहा है।
आइंस्टाइन का IQ अच्छा माना जाता है, उनके बच्चे का नाम बता दीजिए, क्या आविष्कार किया था उन्होंने। ये बायोलॉजिकल लॉटरी है, इसके पीछे भी साइंस होती है, कॉम्प्लेक्स साइंस है, उसमें घुसने का कोई मतलब नहीं। अच्छा, मेरा मानना ये है कि आज भारतीय शिक्षा पद्धति ने मतलब बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर डाल दिया है, वो दो ही विषय देखते हैं, या तो उनको इंजीनियर बनना है या उनको डॉक्टर बनना है। और जब आप बच्चों से बात करो तो वो बड़ा दबा दबा सा महसूस करते हैं। मतलब उनके दिमाग में एक ही बात है कि भाई डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बने तो आप जीवन में कुछ कर नहीं सकते। तो ऐसा इस एज के बच्चे क्यों सोचते हैं? माँ बाप बताएं। माँ बाप क्या बताएंगे, ये तो बच्चे बताएंगे। वैसे तो ये बात सच बताऊं तो सबसे ज्यादा करे जाने वाला कोर्स आज भी इंडिया में BA ही है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, जो इंजीनियरिंग का है। इंजीनियरिंग का भी खासकर नॉर्थ इंडिया में, यूपी, बिहार, हरियाणा में भी कम है, यूपी बिहार वाली बेल्ट में बहुत है। और साउथ में चले जाएंगे तो वहाँ पे कई सारे उनके प्राइवेट कॉलेजेस हैं और कई सारे टेक हब्स हैं वहाँ पे बहुत है। तो अपॉर्चुनिटीज हैं वहाँ पे उस इंडस्ट्री में। उस इंडस्ट्री का एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा है, BA का एब्जॉर्प्शन उतना है ही नहीं। इतने लोगों को आप BA की नौकरी वाला जो है वो क्या कर सकता है? आप मान लीजिए आप किसी ने BA करी है तो क्या करेगा? सरकारी नौकरी की तैयारी कर लेगा, और क्या कर सकता है? हालांकि जैसे जैसे AI आएगा तो BA वालों के लिए भी नई नई स्ट्रीम्स खुलेंगी, या फिर वो पहले बैचलर्स करेगा, मास्टर्स करेगा, फिर PhD कर लेगा। और दूसरी चीज है, जो ऑप्शंस होते हैं हमें बच्चों को कभी बताए नहीं जाते। ऑप्शन हमारे देश में पूछा तो जाता है क्या करना है, पर 3 ऑप्शनों में से पूछा जाता है। पहले अगर आप 9th 10th 8th में उसे बता दें, 100 करियरों के ऑप्शन बता दें, शायद वो कुछ और कर ले, पर उसे तो कुछ पता ही नहीं है, तो वो करेगा कैसे? तो इस मामले में आप ये मानते हो कि सरकार को भी कदम उठाना चाहिए कि बच्चे को करियर के बारे में 7th 9th एंड 10th में बताना चाहिए, यही मानते हैं? बता सकती है सरकार। सरकार से कितनी उम्मीद करें? नहीं, सरकार को बनाया इसलिए जाता है कि वो आपकी लाइफ को, आपके फ्यूचर्स को जो है प्रोटेक्ट करे। बिहार में इलेक्शन हुआ, बिहार में इलेक्शन में इस बार एक नया प्लेयर था, एक भी सीट नहीं आई उसकी, उसका नाम आप जानते होंगे। उसने एक बात कही, आपने मंदिर का वोट दिया, आपको मंदिर मिल गया। आप 5 किलो अनाज के लिए वोट देते हैं, आपको 5 किलो अनाज मिल गया। जिस चीज के लिए आप वोट देंगे वो चीज आपको मिल जाएगी। जब लोगों को इस चीज की रिक्वायरमेंट फील नहीं हो रही है तो सरकार क्यों देगी? तो मतलब आपका कहना ये है कि सरकार को तो सिर्फ वो चीजें देखनी है जिसकी वजह से उसको वोट मिलती है, सरकार को वो चीजें नहीं देखनी जो आम जनजीवन के लिए जरूरी है। आज की राजनीति। हाँ, आज की राजनीति। तो आपकी एज के जो बच्चे हैं वो क्या पहले भारतीय जो राजनीतिक थे, जैसे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, मोरारजी देसाई जी थे, लाल बहादुर शास्त्री जी थे, वल्लभ भाई पटेल जी थे, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, और भी बहुत अच्छे अच्छे राजनीतिक हर पार्टी में हुए हैं, उनके बारे में पढ़ती है? पढ़ना तो काफी कम हो गया है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे, मिल जाएंगे जो पढ़ते हैं, तो कम हो गया है काफी। तो पहले के राजनीतिक लोगों में और अब के राजनीतिक में क्या अंतर मानती है आपकी पीढ़ी? पहले की राजनीति के जो लोग थे, अगर आप देखें 1947 की जितनी मेरी एनालिसिस है, जितनी भी कैबिनेट थी वो बहुत हाईली, मतलब कह सकते हैं क्वालिफाइड थे। इलेक्टेड उनमें से बहुत सारे नहीं थे, क्योंकि पहला इलेक्शन 51 या 52 में हुआ, पर वो बहुत ज्यादा हाईली क्वालिफाइड थे, पढ़े लिखे लोग बहुत ज्यादा थे। पर जैसे जैसे डेमोक्रेसी आई, डेमोक्रेसी अब मोगोक्रेसी है कि एक आदमी है, एक आदमी के पीछे लाखों की भीड़ है, अब वो कुछ भी बोले, भीड़ तो कुछ भी कर सकती है। और पहले के लोग
पहले के लोग में राजनीति में कोई इतना इंटरेस्ट भी नहीं था, गरीबी थी और एक बहुत बड़ी जनसंख्या इस देश में, लगभग 90+ इलिटरेसी थी, गरीबी थी, भुखमरी थी, अलग अलग चीजें थी। तो जनरल जो पब्लिक का इंटरेस्ट था वो राजनीति में था ही नहीं। तो जैसे हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो देश आज़ाद हुआ था, देश बहुत सारी समस्याओं से ग्रसित था, तो उनका कितना योगदान मानते हैं आप देश की आज़ादी के बाद भारत के विकास में? बहुत ज्यादा। जैसे एक फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी उनके द्वारा बनाई गई, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन। उनके पास ऐसा कोई पर्सनल मोटिव नहीं था कि उन्हें डेमोक्रेसी लानी है, क्योंकि सिंगल पार्टी थी, सिंगल मोस्ट मेजोरिटी थी, लगभग सारे कैबिनेट में उनके ही थे और पूरे पार्लियामेंट में मैक्सिमम सीट्स थी उनके पास। तो उनको कोई ऐसा पर्सनल मोटिव नहीं था कि उन्हें डेमोक्रेसी लानी है। वो चाहते तो आराम से अपने आप को सिंगल किंग घोषित कर देते और उनकी फैमिली ही राज कर रही होती। हालांकि अब भी किया है, वो बात अलग है। लेकिन उसके बाद फाउंडेशन डेमोक्रेसी हो गई, फिर साइंस पे, साइंटिफिक टेम्परामेंट पे, लिबरल होने पे, जो आजकल ये कई सारे शब्दों की बात करना गाली है, होने पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया कि हर नागरिक का ये धर्म है कि उसे साइंटिफिक टेम्पर बढ़ाना चाहिए। अब कुछ उल्टा हो रहा है, उस पर डिस्कस नहीं करना चाहिए। मुझे एक बात याद आई, पंडित जवाहरलाल नेहरू किसी मीटिंग के लिए जा रहे थे, तो एक भीड़ में एक बुजुर्ग महिला ने उसका कॉलर पकड़ लिया और कॉलर पकड़ के उसको कहा कि देश की आज़ादी ने आपको तो प्रधानमंत्री बना दिया, हम गरीबों को क्या मिला। तो बड़े शांत स्वभाव से पंडित जी ने कहा कि देश की आज़ादी ने आम नागरिक को ये अधिकार दे दिया है कि वो एक प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ के उससे सवाल पूछ सकता है। ये सहनशीलता थी। ये सहनशीलता नहीं, यही होती है डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप का फर्क। आज लोगों को लगता है चाइना इसलिए आगे है कि वहां पे एक आदमी राज करता है, पर डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी में यही एक फंडामेंटल डिफरेंस है। आज आप के पास कोई समस्या है भारत में, तो आप कह सकते हैं, आपकी कम से कम आवाज तो उठ रही है, आप बोल तो सकते हैं। आपकी चाइना में कोई प्रॉब्लम हो गई, आप बोलेंगे कैसे? आपको कैसे पता चाइना में कोई प्रॉब्लम नहीं है? वो तो बात ही बाहर नहीं आने देते। तो आज सिर्फ दोस्तों इतना ही, फिर अगले एपिसोड में, फिर बुनियादी बातों में, अगले एपिसोड में इसी प्रकार की फिर बातें होंगी।